तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो, उससे पहले द हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइन को पहले डिस्कस कर ले रहे हैं और बाकी लोगों को बुला लीजिए जो लोग यहाँ पे नहीं है। एक बार मुझे बता दीजिए कि सेशन सब कुछ आपको सही दिख रहा है एंड बाकी लोग के साथ भी लिंक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, एम एंड एम यहाँ पे लिखा है और उसने इजराइल के आरईई के साथ एक समझौता किया है इलेक्ट्रॉनिक सीवीज को लेके, मतलब कॉमर्शियल व्हीकल्स को लेके। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एम एंड एम का मतलब क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, और आरईई इजराइल की एक कंपनी है, आरईई ऑटोमोटिव ऑफ इजराइल। इन दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस लिए? to explore the development and manufacturing of electrical commercial vehicle। मतलब कि सीवी में इलेक्ट्रिकल कॉमर्शियल व्हीकल के क्षेत्र में एक्सप्लोर करने के लिए और इन्हें बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए ये दोनों साथ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एम एंड एम का इजराइल के आरईई कंपनी के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और Amazon फेसेस एंटी ट्रस्ट केस फ्रॉम ऑनलाइन सेलर। देखो भाई, जो आगे बढ़ता है तो पीछे से उसके पैर खींचने के लिए सब रेडी रहते हैं, ये कहीं ना कहीं तो होता है। अमेजोन की हम बात करें तो अमेजोन के जो मालिक है इस समय, जेफ बेजोस, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, ये नंबर 1 पे है। इनके बाद आते हैं बिल गेट्स वगैरह। तो अगर हम बात करें अमेजोन की, तो अमेजोन कई क्षेत्र में काम करने लगा है। अमेजोन पेमेंट सर्विस भी देता है। अमेजोन आपका एक वेब सर्विसेज अलग है, अमेजोन ई कॉमर्स अलग है। तो इसी अमेजोन के खिलाफ लगभग 2000 जो इंडियन ई कॉमर्स सेलर हैं, उन्होंने केस किया है। और देखो यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ मोर देन 2000 ऑनलाइन सेलर्स हैज फाइल्ड एन एंटी ट्रस्ट case against Amazon in India, alleging the US company favors some retailers whose online discounts drive independent vendors out of business. A legal fitting should। इनका मतलब है कि Amazon कुछ ऐसे सेलर्स को, रिटेलर्स को प्रमोट करता है, ये यूएसए की कंपनी जो है, कि उनके इतने ज्यादा छूट रहते हैं कि बाकी सेलर्स तो मतलब बिजनेस से बाहर ही हो जा रहे हैं, क्योंकि वो कंपटीशन में है ही नहीं। जाहिर सी बात है, अगर जियो फ्री में सर्विसेज दे रहा है तो बाकी लोग क्या, बाकी टेलीकॉम कंपनीज कहीं ना कहीं बाहर हो रही हैं। इसीलिए बांग्लादेश ने एक नियम अभी रिसेंटली लागू किया। बांग्लादेश ने बोला कि टेली कम्युनिकेशन में कोई भी बहुत ज्यादा छूट नहीं देगा और हमें जो कंपटीशन है वो बना के रखना है। ऐसा नहीं कि एक बंदा इतना छूट दे दे कि बाकी सब उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। सो बेसिकली अमेजोन के खिलाफ यहाँ पे केस हुआ है, ये आपको याद रखना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, अब क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। पहला है, which continent was declared as wild polio free by WHO on August 25, 2020। किसी एक कॉन्टिनेंट को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया 25 अगस्त को बाय WHO। ये बहुत ही ज्यादा ग्रस्त था पोलियो से, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग कि यह पोलियो से पूरी तरह मुक्त है। जल्दी से आंसर करिए सारे बच्चे। वानी का आंसर है अफ्रीका, खुशी का साउथ अमेरिका, सौरभ का अफ्रीका, खुशी का कहना है अभी भी साउथ अमेरिका। बाकी लोग आंसर करें। अश्विनी का कहना है अफ्रीका। देखो, जिनका अफ्रीका आंसर है, खुशी आपका आंसर गलत है बेटा। अफ्रीका विल बी द करेक्ट आंसर। आपको पता है अफ्रीका में टोटल कितने देश हैं? 56 देश हैं, जिसमें से 54 तो चलो अच्छा है, 2 जो है वो डिस्प्यूटेड है, सॉरी, मतलब कि विवादित है। तो अगर हम बात करें 54 देशों में से 47 देशों को पोलियो फ्री का टैग मिल चुका है, मतलब कि अफ्रीका पोलियो फ्री हो गया। अफ्रीका जो है वो पोलियो फ्री हो गया। और जो सबसे लास्ट कंट्री है जिसे बताया गया कि पोलियो फ्री हुआ है, ये वो थी नाइजीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, अफ्रीका। अब देखो यहाँ पे, अफ्रीका हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ पोलियो बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन in a significant public health milestone. WHO's Africa Regional Certification Commission certified nations of Africa to be free of wild polio।
द डिजीज इज ओनली प्रिवेलेंट इन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान नाउ। मतलब ये जो डिजीज है, जो बीमारी, ये अब सबसे ज्यादा कहाँ पे है इस समय प्रेजेंट में? अब पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, यहाँ पे अभी भी ये फैला हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं WHO की। WHO की स्थापना कब हुई थी, अगर आप में से कोई बता पाए? WHO कब फाउंड हुआ था, इसके हेड कौन है, और इसका हेडक्वार्टर? तीन चीजें अगर बता दो आप कमेंट सेक्शन में। खुशी का आंसर आ गया है 7 अप्रैल 1948। बहुत अच्छे। और बाकी बाकी डिटेल्स। वानी का भी आंसर आ गया। अश्विनी, एंटोनियो गुटरेस नहीं होंगे। एंटोनियो गुटरेस जो है वो यूनाइटेड नेशन के हेड है, ठीक है? वो यूनाइटेड नेशंस के हेड है। यूनाइटेड नेशंस एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये बिल्कुल सही बताया आपने। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है? अच्छा, सेकेंड चीज यहाँ पे आता है कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। हेल्थ डे भी ये मनाते हैं इसीलिए, 1948 में। थर्ड, मैंने इसके हेड के बारे में पूछा, टेड्रोस। टेड्रोस एडनम, ये नाम आपने सुना होगा कई बार, ये यहाँ के हेड है। अच्छा, सौम्या स्वामीनाथन भी बहुत ज्यादा नाम सुना आपने ड्यूरिंग पैंडेमिक। सौम्या स्वामीनाथन जो है ये चीफ साइंटिस्ट है WHO की, ठीक है? सौम्या स्वामीनाथन को तमिलनाडु के CM के द्वारा CM's स्पेशल अवार्ड दिया गया, ठीक है? ऐसे कनेक्ट करके आपको याद रखना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये अफ्रीका जो है, ये अगर हम कॉन्टिनेंट को उनके साइज के हिसाब से अरेंज करें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। जब हम बात करते हैं देशों की तो सबसे बड़ा देश रसिया है, लेकिन जब हम बात करें पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अपना एशिया कॉन्टिनेंट है, जिसमें अपना देश भारत है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, तब आपका नाम आता है अफ्रीका का। तो अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जहां पे टोटल 54 परमानेंट और 2 डिस्प्यूटेड कंट्रीज यहाँ पर है। विच नेशन विल होस्ट ब्रिक्स गेम्स इन 2021? 2021 में ब्रिक्स गेम होने वाले हैं, पता है आपको? इसकी मेजबानी कौन करेगा? इंडिया यहाँ पे आंसर आ रहा है, बानी का इंडिया है, खुशी का भी कहना है इंडिया करेगा। और लोग? सौरभ का है ब्राजील, ओके। अश्विनी का भी कहना है ब्राजील। इंडिया यहाँ पे आंसर होगा, बिल्कुल अपना प्यारा भारत इसे होस्ट करने वाला है। एक्चुअली क्या होता है ना, ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को पास होती है, और ये जो पास होता है ना, ये सीरियल वाइज चलता है। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू रिमेम्बर। ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब चाइना, और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। 2021 में जो चेयरमैनशिप है ब्रिक्स की, वो कौन से देश के पास रहेगी? हमारे इंडिया के पास रहेगी। तो 2021 में ब्रिक्स गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? भारत ही करेगा। ये कौन है, जल्दी बताओ, ये कौन है? ये जिनकी फोटो है, ये कौन है? जिनकी फोटो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये कौन है? भाई देखो, इस तरीके से खोल के पी लो ना करंट अफेयर कि आपको हर किसी के बारे में फोटो देख के समझ में आ जाए। ये किरण रिजिजू हैं, ये है किरण रिजिजू, अपने इंडिया के स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट किरण रिजिजू ने अनाउंस किया दैट इंडिया इज प्लानिंग टू होस्ट ब्रिक्स गेम 2021। जब खेलो इंडिया होगा गेम्स 2021 में, उसी समय सेम वेन्यूज पे आपका ब्रिक्स भी होगा, ठीक है? दोनों साथ साथ ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे भारत में। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी है इंडिया के PM, ये शी जिनपिंग है चाइना के हेड है, ये साइरिल रामाफोसा है, साइरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका, ठीक है? ये कौन है? व्लादिमीर पुतिन रशिया। ये कौन है, इनका नाम बताओ। ये इंडिया में आए भी थे एक फंक्शन को अटेंड करने। ये ब्राजील के प्रेसिडेंट है, इनका नाम बताओ। ब्राजील के प्रेसिडेंट भाई बोल्सोनारो है यही, ठीक है?
जायर बोल्सोनारो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। Who has become the first ever fast bowler to take 600 टेस्ट विकेट। फास्ट बॉलर, जैसे बॉलर्स में भी अलग अलग श्रेणी होती है, तो कौन पहला फास्ट बॉलर बना जो 600 टेस्ट विकेट लिया। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई बॉलर टेस्ट विकेट 600 ले रहा है। अनिल कुंबले और भी बहुत, शेन, ऐसे बहुत सारे अच्छे दिग्गज बॉलर्स हैं जिनके पास ये मतलब कि विकेट लेने का खिताब है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें फास्ट बॉलर की, तो कौन है। सी यहाँ पे आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अब मुझे जरा ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो जेम्स एंडरसन है जो फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर बने टू टेक 600 टेस्ट विकेट, ये कौन से देश के हैं। जेम्स एंडरसन कौन सी कंट्री से है, बताओ, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। जेम्स एंडरसन कौन से देश से है। वेरी गुड, इंग्लैंड से हैं। खुशी, अश्विनी, बानी, सौरभ, बहुत अच्छे, ये इंग्लैंड से हैं, ठीक है। अब देखो, चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये है पहली बात, जेम्स एंडरसन फ्रॉम इंग्लैंड, इनका भी अभी खिताब बना। आगे देखो, तो ये तो चलो 600 विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट में, 38 ईयर ओल्ड है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अभी इनका थर्ड टेस्ट चल रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तब इनका ये रिकॉर्ड बना। अब देखो, एम मुरलीधरन 800 विकेट लिए हैं और ये हाईएस्ट विकेट टेकर है टेस्ट क्रिकेट में। इनके बाद शेन वार्न आते हैं जिन्होंने 708 विकेट लिए हैं। अनिल कुंबले 619, और फिर जेम्स एंडरसन का आता है 600 विकेट लेने के बाद इस नंबर पे, मतलब चौथे नंबर पे ये आते हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर, पहले एम मुरलीधरन, उसके बाद शेन वार्न, फिर अनिल कुंबले और फिर जेम्स एंडरसन, ठीक है। Who addressed 35th National Eye Donation Fortnight celebration that is being held from 25th August to 8 September। हर साल होता है, ये पहली बार नहीं, हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में आई डोनेशन, नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट होता है, जहां पे आई डोनेट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आपके डोनेशन से किसी की जिंदगी बन सकती है। इस बार इसका 35वां एडिशन था। आप बताओ इसे किसने संबोधित किया। सौरभ का कहना है हर्षवर्धन सिंह, बानी का भी सेम आंसर है, अश्विनी का कहना है हर्षवर्धन सिंह, खुशी का भी सेम है। एग्जैक्टली, आप सब लोग सही हैं, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसे लॉन्च किया। देखो, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। रिसेंटली 35th एडिशन ऑफ नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट सेलिब्रेशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एम्स न्यू दिल्ली एंड नेशनल आई बैंक। तो नेशनल आई बैंक, जहां पे आई डोनेशन के लिए आप जाके अप्लाई कर सकते हो, जैसे ब्लड बैंक होता है, तो नेशनल आई बैंक और एम्स ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया। ये जो सेरेमनी है हर साल होती है, इस साल भी 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच हुई। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे एड्रेस किया और उन्होंने एम्फसाइज किया, जोर दिया, किस चीज पे, क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने पे, रिड्यूस द डिमांड एंड सप्लाई गैप ऑफ कोरोनियल टिश्यूज एज द ओनली नोन क्योर फॉर कोरोनियल ब्लाइंडनेस इज कोरोनियल ट्रांसप्लांट। कहा जाता है कि जो अंधापन होता है वो कॉर्नियल की कमी से होता है, तो कॉर्नियल टिश्यूज जो होते हैं, लोग डोनेट करते हैं, तो कॉर्नियल टिश्यूज को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तब किसी के दूसरे जो बनता है उसकी आंख की रोशनी आ जाती है। तो डिमांड जितनी है कॉर्नियल टिश्यूज की और जो सप्लाई है उसमें गैप नहीं आना चाहिए, उसे हमें कम करना है, हमें उसे रिड्यूस करना है, और जो तभी होगा जब लोग आई डोनेशन करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं, और भी बहुत सारी बातें होती है। सो वी जस्ट नीड टू रिमेंबर, एम्स और नेशनल आई बैंक ऑर्गेनाइज किया न्यू दिल्ली में और इसे एड्रेस किया हर्षवर्धन, और ये 35वां एडिशन था। या वन मोर थिंग, इतनी चीजें हमें याद रखनी है। The Department of Agriculture of which state or union territory has created an e-auction portal to promote selling of its saffron। अपने राज्य के केसर जो होता है उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने बनाया। गुड मॉर्निंग आदि। वानी, खुशी, सौरभ, अश्विनी, सबका आंसर है थर्ड, बिल्कुल करेक्ट है, जम्मू और कश्मीर। आपको पता है जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग भी मिला है, और इसीलिए तो वो इतना ज्यादा उसको मतलब कि सेलिंग करने के लिए सारी चीजें कर रहा है। जम्मू कश्मीर भाई अभी पिछले ही साल पहली बार यूनियन टेरिटरी बना है, तो जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक ई ऑक्शन पोर्टल बनाया अपने जीआई टैग्ड
कश्मीरी केसर की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए। ये जो सैफरन ग्रोवर है कश्मीर वैली के, और बायर्स मतलब कि बेचने वाले और खरीदने वाले पूरे इंडिया में जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इनकी ई ट्रेडिंग वेबसाइट पे जो है www.saffron1auction in India, so that the hassle free ई ट्रेडिंग बिटवीन रजिस्टर्ड ग्रोवर एंड बायर। मतलब कि इस वेबसाइट पे जो ग्रोवर्स हैं और जो बायर्स हैं दोनों अपने आप को रजिस्टर कर ले, तो इसके जरिए ग्रोवर्स बेच सकते हैं, बायर्स खरीद सकते हैं। कश्मीरी केसर की यहाँ पे बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर। कश्मीर कहाँ पे है, चलो देखते हैं। कश्मीर है ये जम्मू और कश्मीर है, ठीक है, येलो कलर में एरिया। ये टच करता है लद्दाख को, इधर पाकिस्तान को, ये हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे ये थोड़ा सा पंजाब, ठीक है। जम्मू कश्मीर के नए नए बने हुए जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम है मनोज कुमार सिन्हा। अच्छा, मनोज कुमार सिन्हा से पहले कौन थे? तो मनोज कुमार सिन्हा से पहले जो थे वो कहाँ गए और उनका नाम बताओ। मनोज कुमार सिन्हा से पहले यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जीसी मुर्मू थे कि नहीं थे? और जीसी मुर्मू अब क्या बन गए हैं? भाई ये करंट अफेयर है, बहुत रीसेंट। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं, कैग बन गए हैं कौन? जीसी मुर्मू। और मनोज कुमार सिन्हा नए जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। What is India's projected growth rate for 2021 according to RBI? Most important question. बताओ, आरबीआई के अनुसार 2020-2021 के लिए जीडीपी की अनुमानित विकास दर क्या है? मैंने आपको बताया जीडीपी क्या होता है। इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ और अगले साल कितना प्रोडक्शन होगा, ठीक है, या पिछले साल कितना प्रोडक्शन हुआ और इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ। मान लो पिछले साल 120 हुआ, या फिर जो बेस ईयर है, बेस ईयर से गिना जाएगा ना 2011-12, मान लो 2011-12 में 120 चीजें प्रोड्यूस की गई इंडिया के अंदर, और इस साल केवल 100, तो कितना कम हुआ? 20 कम हुआ, -20 हुआ। इसे परसेंटेज में चेंज कर लो तो कहा जाएगा कि जीडीपी हमारी इतनी घट गई। तो बताओ आरबीआई ने क्या ग्रोथ रेट जो है वो बताया है? माइनस में जा रहा है। इस समय जो सिचुएशन चल रही है, प्रोडक्शन बहुत कम है और बिजनेस वगैरह हो नहीं रहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी काफी हद तक कम हो गया है। तो आरबीआई ने कहा कि -4.5 जो है ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट रह सकती है 2020-21 की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी एनुअल मीटिंग हुई है जिसमें ये सारी चीजें सामने आई हैं। ये है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर, कहाँ के? आरबीआई के। पहले कौन थे? मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ। कब अपॉइंट हुए थे? 1 अप्रैल 1935, जब ये ऑपरेट होना शुरू हुआ था। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर 2020-21 -4.5%। जो ग्रोथ रेट है ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में ग्रोथ रेट क्या चलेगा, वो आपका -6% और -7.6% के बीच में रहेगा। आरबीआई ने ये भी प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी की एक तरीके से कैन से, हेडलाइन इन्फ्लेशन टू इंक्रीज इन द करेंट क्वार्टर, की इस क्वार्टर में जो महंगाई है वो बढ़ सकता है, लेकिन ये भी लग रहा है कि जो सेकेंड हाफ होगा हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का, उस समय महंगाई काफी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। नीति आयोग रिलीज्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 which state has topped the overall ranking। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस क्या होता है? प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार, मतलब कौन सा राज्य एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, मतलब उसने प्रोडक्शन कर रखा है, वो एक्सपोर्ट करने में एकदम सक्षम है। इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार की नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने। यू नीड टू टेल। अच्छा, इसमें अलग अलग कैटेगरी थी, लेकिन एक कैटेगरी थी ओवरऑल रैंकिंग। ओवरऑल रैंकिंग में कौन टॉप किया है? लाइन से सबका आंसर गुजरात आ रहा है, बहुत सही, गुजरात विल बी द करेक्ट आंसर। चलो और देखते हैं। देखो, पहली बात तो इस तरह की पहली रिपोर्ट है ये एग्जामिन करने के लिए कि कौन कितना एक्सपोर्ट कर सकता है और परफॉर्मेंस क्या है अलग अलग राज्यों की भारत में। गुजरात was identified as a top performing state in the category of coastal state and also topped the overall ranking। अब चलो, अब एक एक करके अलग अलग कैटेगरी को देखते हैं। अगर हम बात करें प्रिपेयर्डनेस की और इसमें कोस्टल या फिर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, ओवरऑल गुजरात टॉप पे है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के मामले में। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है, तमिलनाडु थर्ड पे आता है, राजस्थान 4 पे, उड़ीसा 5 पे। यू नीड टू रिमेंबर ओनली गुजरात नेम। नेक्स्ट कैटेगरी देखो यहाँ पे,
ओके अगर हम बात करें हिमालयन रीजन की, हिमालय के क्षेत्र की, तो उत्तराखंड टॉप पे था, त्रिपुरा सेकंड पे था, थर्ड पे हिमाचल प्रदेश था। लैंड लॉक स्टेट की बात करें तो राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा। यूनियन टेरिटरी में कौन सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो दिल्ली। लेकिन ओवरऑल आपसे पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो ओवरऑल की आप याद रखिएगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। या तो ओवरऑल पूछेगा या तो यूनियन टेरिटरी पूछ सकता है। सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिल्ली। अच्छा, नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? बताओ भाई। चेयरपर्सन तो नरेंद्र मोदी है। वेरी गुड, अमिताभ कांत। चलो, women of which state have topped the list of loan benefit under प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू हुई थी उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा लोन बेनिफिट कौन से राज्य की महिलाओं ने लिया, इसकी भी एक लिस्ट तैयार की गई थी। आंसर बताइए। यहाँ पे बानी का आंसर आ रहा है तमिलनाडु। अश्विनी, खुशी, संदीप, विधान, सबका कहना है तमिलनाडु। आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। तमिलनाडु की महिलाएं सबसे आगे थी इसका बेनिफिट लेने में। देखो, according to the data, Tamil Nadu topped the list in availing loans to women. It was followed by West Bengal and Karnataka. मतलब TN आपका फर्स्ट पे था, सेकंड पे वेस्ट बंगाल, थर्ड पे कर्नाटका। लोन अलग अलग राज्यों की जो महिलाएं हैं वो कितना अवेल की, तमिलनाडु की महिलाओं ने 58,227 करोड़। ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, केवल हम लोग जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल 55,232 करोड़, कर्नाटका 47,714, फिर बिहार का नंबर है, फिर महाराष्ट्र का। आपको केवल इतना याद रखना है, टॉप थ्री तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। कितना लोन सेक्शन हुआ ये आपको याद नहीं रखना है। हम लोग किस स्कीम की बात कर रहे हैं? हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तो चलो एक बार तमिलनाडु को देख भी लेते हैं कहाँ पर है। ये जो आपको स्टेट दिख रहा है ये है तमिलनाडु, ठीक है। ये क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु किसे किसे टच करता है? तो ये टच करता है आंध्र प्रदेश को, कर्नाटका को और केरला को। केवल तीन राज्यों को ये टच करता है। यहाँ के सीएम का नाम है ई पालन स्वामी, इड़ापड़ी पालन स्वामी पूरा नाम है। गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के अगर हम बात करें कि कौन कौन से पार्क हैं तमिलनाडु में, तो यहाँ पे गुंडई नेशनल पार्क है, कालाकड़ नेशनल पार्क है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है। और बताओ, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क, और मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क केवल बता ही नहीं रहे, हम आपको ट्रिक भी बता दे रहे हैं कैसे याद है, हमें कैसे याद है। तो तमतमाए काले गुंडों ने गल्फ से इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़ दी, इल्जाम मोदी पे आ गया। तमतमाए से याद रहेगा कि हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। काला गुंडे मतलब कालाकड़, गुंडे गुंडई, और गल्फ से मतलब गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी की मूर्ति मतलब इंदिरा गांधी, और मूर्ति से मुकुर्ती, और इल्जाम किस पे आया? मोदी पे आया, तो मुदुमलाई हो जाएगा। तो यही ट्रिक था जिससे हम याद किए थे, और यही ट्रिक है जिससे आप भी याद कर सकते हो। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खुशी, सबसे ज्यादा ऋण किसने लिया है इस बार? तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा ऋण लिया है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। वेरी गुड। Which bank has introduced Liberty Saving Account for the Indian youth, first of its kind saving account to cover pandemic? पैंडेमिक को कवर करने के लिए अलग अलग तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत आ रही थी, अलग अलग तरह के हेल्थ कवर बहुत लोग लॉन्च कर रहे थे, लेकिन एक सेविंग अकाउंट कोई अभी तक लॉन्च नहीं किया। तो इस तरह का सेविंग अकाउंट इससे उभरने के लिए किसने लॉन्च किया? वानी का कहना है एक्सिस, खुशी का सेम है, अश्विनी का कहना है नाबार्ड, प्रियंका का कहना है थर्ड। देखो, एक्सिस बैंक विल बी द करेक्ट आंसर। इसका टैगलाइन क्या है बताओ?
एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, तो देखो एक्सिस बैंक पहला बैंक बन गया जो यूथ के लिए एक ऐसा सेविंग अकाउंट ओपन करेगा जो उनको लाइफ स्टाइल के लिए मदद करेगा। बहुत ज्यादा भी ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल भी नहीं है। ये क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर का कितने तक का? 20,000 पर ईयर। तो ये तो बहुत ही ज्यादा कम है एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी हो पाएगा। अगर एक महीने के लिए होता तो चलो थोड़ा बहुत ठीक होता। खैर, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस अगर कोविड-19 अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हो तो उसमें भी हॉस्पिटल इंश्योरेंस मिलेगा। अब देखो ये पहला ऐसा सेविंग अकाउंट है जो ये सब कवर कर रहा है। मतलब एक तो सेविंग अकाउंट है, साथ ही साथ ये इंश्योरेंस कवर भी करेगा कोविड-19 से रिलेटेड। अगर इस तरह का अकाउंट आप खोलते हो यहाँ पे लिबर्टी सेविंग अकाउंट, तो आपकी लाइफ स्टाइल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपकी मदद करेगा। जो वर्किंग क्लास है 35 साल तक की उम्र के, उनके लिए ये अकाउंट लाया गया है। तो एक्सिस बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अमिताभ चौधरी जो है ये एमडी और सीईओ है और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, सौरभ पूछ रहे हैं सीएचएसएल में पुराना करंट अफेयर। पुराना करंट अफेयर क्यों आएगा? जब पेपर होगा तो फिर पेपर के हिसाब से आएगा ना सौरभ। सौरभ जब पेपर स्केड्यूल हो रहा है तो पेपर के हिसाब से आएगा, पुराना करंट अफेयर क्यों आएगा? है ना। और आपको 6 मंथ का पढ़ना ही पढ़ना है, 6 मंथ का कवर ही करना है। जब सीएचएसएल आएगा, पेपर नजदीक आएगा, तो हम एक ई बुक आप लोग को दे देंगे। एक ई बुक हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम सारे वो करंट अफेयर इंक्लूड करेंगे जो सीएचएसएल में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और नहीं नहीं, ऑनलाइन एग्जाम एग्जाम के केस में ये बहुत ही कठिन है कहना कि पुराना करंट अफेयर आएगा। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो जरूर उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे और जरूर कुछ ना कुछ नए, क्योंकि बहुत कुछ है उनके पास अब पूछने के लिए। तो आई एम वेरी श्योर कि 6 मंथ का आएगा और ये भी इंक्लूड रहेगा उसमें। ठीक है, who has developed the vendor performance evaluation system to establish a transparent and comprehensive performance rating system। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? आप अपना काम इवेल्युएट कर रहे हो कि आप कैसा काम किए हो। तो पारदर्शी और व्यापक प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली किसने विकसित की है? पहले आंसर करिए फिर हम लोग समझेंगे आगे। विधान का कहना है फर्स्ट एंड सेकंड, बानी का कहना है एनएचएआई, अश्विनी का कहना है फर्स्ट एंड सेकंड, सृष्टि का कहना है सिडबी और खुशी का थर्ड है। अभिषेक का कहना है फिफ्थ ऑप्शन नीति आयोग। ओके, बानी का सी 100% श्योर है। राजीव का सेकंड। तो भाई बिल्कुल 100% एनएचएआई यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझना एनएचएआई ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिसमें उसके जो लोग हैं, ठेकेदार वगैरह हैं, वो अपना इवेल्युएशन कर सके। ठीक है, अपने सलाहकार ठेकेदार और इन लोगों के लिए एक पारदर्शी और व्यापक प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली बनाई है जिसमें ये अपने आप को रेट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि इनके हिसाब से जो यहाँ पे काम हुआ है एक दिन का, वो कितना रेटिंग के हिसाब से हुआ है। मतलब इससे ये उन्हें पता चलेगा कि उनके जो प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन वर्क है एनएचएआई के, वो सही ढंग से हो रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो बेसिकली एनएचएआई डेवलप पोर्टल टू ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपर्स और कंसल्टेंट। अगर हम बात करें एनएचएआई की तो इसका फुल फॉर्म है क्या? जल्दी से बताओ, एनएचएआई का फुल फॉर्म बताओ। यार लिखा तो नहीं है ना कहीं? हाँ बताओ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी गुड। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सुखबीर सिंह संधू इसके चेयरमैन है। अच्छा, एनएचएआई ने अपने काम में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ रिसेंटली एमओयू साइन किया था? क्वेश्चन आ गया। एनएचएआई ने किसके साथ एमओयू साइन किया था अपने डिजिटलाइजेशन को ज्यादा इंक्लूड करने के लिए अपने काम में? बताओ। दृष्टि का कहना है आईआईटी दिल्ली। ओके,
और वेरी गुड। देखो अभी रिसेंटली न्यूज है, आपको सुखबीर सिंह संधू देख के नहीं आ रहा है, आपको फोटो भी दिखाए थे, सरदार जी खड़े थे, ठीक है, और नितिन गडकरी भी थे, और एनएचएआई ने आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू किया था, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। हाँ बिल्कुल, और एनएचएआई ने हरित पथ नाम का एक ऐप जारी किया है, जिसमें जो सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाने का काम है उसकी ट्रैकिंग करेंगे, हरित पथ इसको नाम दिया गया है। वेरी गुड वेरी गुड, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट आ गया एक बुक, आपको बताना है क्रिकेट द्रोड़ा किताब के लेखक कौन है। क्रिकेट द्रोड़ पुस्तक के लेखक कौन है। देखो एक एक कोच है, वो क्रिकेट के कोच है, किसके, क्रिकेट के कोच, जिन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों को कोच किया है, जिसमें गावस्कर है, रोहित शर्मा भी शामिल है, तेंदुलकर भी है, इन लोगों को उन्होंने कोच किया है, मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को एक तरीके से जन्म दिया है। कोई फेमस होता है तो उसे तो लोग याद रखते हैं, लेकिन उसके गुरु को कोई नहीं याद रखता। तो इनके बेटे ने, इस कोच के बेटे ने किताब लिखी, ठीक है, जिस कोच की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है वासुदेव परंजपे, ठीक है, वासुदेव परांजपे इनका नाम है। और इनके इस चीज पे कि इन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों को जन्म दिया, लेकिन इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि उनके गुरु थे। तो इनके बेटे ने, मतलब जतिन परांजपे ने आनंद वासु के साथ मिलकर, जो एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट है आनंद वासु, इन दोनों ने मिलकर किताब लिखी जिसका नाम क्या है, क्रिकेट द्रोण, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे आंसर आपका होगा थर्ड, बिल्कुल पेंगुइन इसे पब्लिश कर रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अब देखो क्रिकेट द्रोण की हम बात करें तो ये किताब है वासुदेव जगन्नाथ प्रजानपे पे, ठीक है, इनकी किताब है, मतलब इनकी लाइफ पे है, ये है वो। ये किताब लिखी गई उनके बेटे और करंट नेशनल सेलेक्टर जतिन प्रजानपे के द्वारा क्रिकेट जर्नलिस्ट आनंद वासु के साथ मिलकर पेंगुइन के द्वारा इसे पब्लिश किया जा रहा है। इसमें ना निबंध है, एसेज है, सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा हुआ, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ और जो भी क्रिकेटिंग में महान हस्तियां हैं उनके द्वारा लिखी गई राइटिंग्स भी इस किताब में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which state government signed MOU with M3M Foundation to enable student to get into government job? सरकारी नौकरी में छात्रों को सक्षम बनाने के लिए M3M फाउंडेशन के साथ किस राज्य सरकार ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। वानी श्योर है, हरियाणा को लेके खुशी का भी कहना है हरियाणा है, सौरभ का भी हरियाणा, अश्विनी का भी, आदि का भी कहना है हरियाणा होगा, राजीव का भी सेम आंसर है, एवरीबडी सेइंग हरियाणा, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा ने M3M फाउंडेशन, M3M फाउंडेशन है जो सोशल वर्क करता है स्पेशली, ठीक है। M3M की जो न्यूज है अक्सर पेपर में रहती है अलग अलग काम करने के लिए, तो ये M3M अब क्या करेगा, इसके साथ हरियाणा ने साइन कर लिया MOU ताकि ये बच्चों की ऑनलाइन प्रिपरेशन कराए गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो हरियाणा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने MOU साइन किया M3M फाउंडेशन के साथ, ठीक है, जो कि एक फिलैंथ्रोपिक आर्म है M3M ग्रुप का, जो फैसिलिटेट करेगा बच्चों को ऑनलाइन प्रिपरेशन से, ट्रेनिंग देगा, मेंटर करेगा उन्हें एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए। मतलब कि M3M फाउंडेशन का एक फिलैंथ्रोपिक आर्म है, उसी की एक संस्था है M3M ग्रुप का, वो इसे मतलब कि एग्जीक्यूट करेगा। तो जो बच्चे हरियाणा के गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें इसके अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, मेंटरिंग ये सब कराई जाएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा है कहाँ पे, तो भाई देखो येलो में हम कलर करेंगे और वो आपका हरियाणा है, ये जो है राज्य, ये हरियाणा है। हरियाणा किसे किसे टच करता है, तो हरियाणा देखो यहाँ पे टच करता है हिमाचल प्रदेश को, यहाँ पे पंजाब को, नीचे की तरफ राजस्थान को, अपने पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश को, और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी है, ठीक है। तो ये हो गया हरियाणा।
हरियाणा के सीएम को भाई क्या हो गया, कोरोना हो गया है ना, हरियाणा के सीएम को कोरोना हो गया। कोरोना बहुत सारे लोगों को हो रहा है। तो हरियाणा के सीएम है कौन, मनोहर लाल खट्टर। और सत्यदेव नारायण सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के क्या है, गवर्नर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, केवल 2 नेशनल पार्क यहाँ पर है, एक सुल्तानपुर और दूसरा कालेसर। नेम द पर्सन हु हेडेड द नीति आयोग टास्क फोर्स विच रिकमेंडेड लिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइसेस टू शुगर रेट। जो चीनी का मूल्य है उसे गन्ने के मूल्य से जोड़ने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो कि गन्ने से ही चीनी बनती है, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि गन्ने का प्राइस बहुत कम है, चीनी का प्राइस बहुत ज्यादा है। तो आप उस आदमी का नाम बताइए जिसने उस टास्क फोर्स का नेतृत्व किया। जो टास्क फोर्स का गठन इसलिए किया गया था ताकि वो बता सके, जिसने सिफारिश किया कि गन्ने के मूल्य को चीनी के दर से जोड़ा जाए। ठीक है, नीति आयोग ने इस टास्क फोर्स को बनाया था, इसे हेड किसने किया। सौरभ का कहना है रमेश चंद, वानी का कहना है बी या फिर डी। ओके, खुशी का कहना है पद्मावती रवि। आंसर यहाँ पे होगा रमेश चंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। और क्योंकि ये टास्क फोर्स नीति आयोग ने बनाया था, तो नीति आयोग से किसी को चुनना था। अब नीति टास्क फोर्स के इस फोर्स को हेड किया रमेश चंद ने, जो कि नीति आयोग के मेंबर है एग्रीकल्चर के क्षेत्र से, शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री के एग्रीकल्चर के क्षेत्र से रिलेटेड है। इन्होंने कहा कि शुगर केन प्राइसेस को शुगर रेट से आप जोड़ो ताकि फाइनेंशियल स्टेट और स्टेबिलिटी बनी रहे, और जो शुगर केन फार्मर्स हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा मतलब नुकसान ना हो। क्या होता है ना, गन्ना तो सस्ता मिलता है, चीनी महंगी हो जाती है, तो ये ज्यादा गैप ना रहे इसके लिए इनके टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी, जो रमेश चंद्र के अंतर्गत काम कर रही थी टास्क फोर्स वो। तो याद रखना रमेश चंद्र इनका नाम है, नीति टास्क फोर्स से ये जुड़े थे। विच स्टेट और यूटी पुलिस विल गेट ई बीट बुक सिस्टम। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को ई बीट बुक सिस्टम मिलेगा। बिल्कुल सी यहाँ पे आंसर होगा। अच्छा, ये है क्या समझना, जैसे क्या होता है कि किसी ने कोई बंदा पकड़ा, ठीक है, जैसे पुलिस कांस्टेबल है मान लो, कोई कुछ मारपीट करते हुए पकड़ा गया, तो जब भी कोई पकड़ा जाता है ना, तो उसकी थोड़ी हिस्ट्री देखी जाती है कि ये छोड़ने लायक है या फिर ये बहुत बड़ा वाला क्रिमिनल है। अब उसकी हिस्ट्री समझने के लिए कांस्टेबल को नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसे लेकर जाना होता है। हर पुलिस स्टेशन में क्राइम रिकॉर्ड होता है लोगों का, तो उसकी डिटेल्स देख के उसको मिलाया जाता है कि क्या ये बंदा पहले कभी अरेस्ट हुआ है। जो एक बार अरेस्ट होता है क्राइम रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो जाता है, और अगर वो पहले कुछ किया है तब जाके उसके ऊपर आगे कार्रवाई होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा टाइम ले लेता है। ये ना हो इसके लिए ई बीट बुक दिया जाएगा, सबके स्मार्टफोन में ई बुक होगी जिसमें क्राइम रिकॉर्ड सबका रहेगा। तो कोई बंदा अगर किसी ने पकड़ा तो उसके स्मार्टफोन में वो क्राइम रिकॉर्ड है, वो तुरंत देख सकता है कि इस बंदे का कोई क्राइम हिस्ट्री रही है या नहीं रही है। अब समझ में आया, ये सिस्टम है। और ये सिस्टम किसे दिया गया, तो ये सिस्टम दिया गया दिल्ली पुलिस को। तो आंसर यहाँ पे दिल्ली पुलिस था आपका। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ बीट कांस्टेबल, जो कांस्टेबल्स हैं जिन्हें करना पड़ता है, उनके बर्डन को कम करने के लिए और इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, द दिल्ली पुलिस इज सेट टू इंट्रोड्यूस ई बीट बुक सिस्टम beginning with South West District and 14 other पुलिस स्टेशन इन द सिटी। तो समझ के क्या चीज है, ई बीट बुक दी जाएगी जिसमें सबका क्राइम रिकॉर्ड है, वो तुरंत वहां पे उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किया है दिल्ली ने।